अंतर्द्रव्य जालिका। तो देखो जो कोशिका होती है ना, कोशिका तो सबको पता है। चलो ठीक है, तो हम ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है ना, कोशिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ईआर पढ़ते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका। तो ये जो अंतर्द्रव्य जालिका है ना, ये जो केंद्रक पाया जाता है ना कोशिका के अंदर, उसके आसपास एक जालनुमा संरचना होती है। इस तरीके की ये नलिकाओं के जैसी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। ये जो अंतर्द्रव्य जालिका, मैं शॉर्ट में इसको ईआर लिखूंगी, ठीक है। तो देखो ये जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है ना, ये ऐसी नलिकाओं के समान संरचना होती है, ठीक है। इस तरीके की संरचना होती है। ये जो अंतर्द्रव्य जालिका रहती है, ये दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं SER और एक को हम बोलते हैं RER। इसको हम बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसी के लिए इसको SER बोलते हैं, S फॉर स्मूथ। इसको बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और इसको बोलते हैं खुरदुरी या रफ। ये दो तरीके की अंतर्द्रव्य जालिका होती है। अब ये अंतर्द्रव्य जालिका को चिकनी और खुरदुरी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना कि ये जो चिकनी वाली आप देख रहे हो, इसकी जो सतह होती है ना, एकदम चिकनी होती है। पर जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, उसके ऊपर ना कुछ इस तरीके की गोल गोल संरचना होती है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये अंतःद्रव्यीय जालिका है कि अंतःप्रद्रव्यीय जालिका? अंतर्द्रव्य जालिका बुक में तो लिखा था, बट इसको अंतर्प्रद्रव्य जालिका भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, दोनों सेम है। तो देखो दो तरीके की मैंने बताई आपको। ये अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक चिकनी होती है और एक खुरदुरी होती है। तो जो चिकनी वाली होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होती है, मतलब उसमें बस ये नलिकाओं के समान संरचना रहती है और उसकी सतह एकदम चिकनी स्मूथ होती है, ठीक है। पर जो खुरदुरी वाली होती है ना, उसकी सतह पर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। क्या चिपके हुए होते हैं बच्चों? राइबोसोम। राइबोसोम्स के चिपके होने की वजह से क्या होती है, उसकी सतह जो होती है खुरदुरी हो जाती है, ठीक है। राइबोसोम्स पता है आप लोगों को क्या होता है? तो राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रोटीन का संश्लेषण। तो कोशिका के अंदर जितने भी प्रोटीन होते हैं वो कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। कौन बनाता है? राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, इस अंतर्प्रद्रव्य जालिका के ऊपर की सतह पर इस तरीके से चिपके हुए होते हैं, जिस वजह से क्या होती है, उसकी सतह खुरदुरी हो जाती है और उसको हम बोलते हैं खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RER, ठीक है। क्या चिपके हुए होते हैं? ये जो पार्टिकल के जैसे कणों के समान जो संरचना दिख रही है, ये राइबोसोम है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पे चिपके हुए होते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या बन जाती है? खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। तो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका खुरदुरी क्यों होती है? क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम्स के कण चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और यस मैम। राइबोसोम्स क्या करते हैं बच्चों? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो होता क्या है ना कि जब ये राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो ये प्रोटीन बनाने के बाद में उसको क्या करते हैं, इस अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर पहुंचा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो सतह पर होते हैं। तो एक बार जब प्रोटीन बन गया, तो वो बनने के बाद क्या होता है, इस अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर आता है। और ये अंतर्द्रव्य जालिका क्या करती है, चूंकि ये कोशिका में इस तरीके से फैली हुई रहती है, तो ये पूरी कोशिका के विभिन्न भागों में क्या करती है बच्चों, प्रोटीन को पहुंचा देती है। प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करती है या उसको कोशिका के अलग अलग भागों में पहुंचा देती है, ठीक है ना। यस मैम। समझ में आई इतनी बात? इसका कार्य समझ में आया, क्या करती है ये? यस मैम। ठीक है। तो ये वाला तो हमने देखा खुरदुरी वाली का। ये लिखा आप लोगों ने? ये लिखना है इसमें से कुछ? सबने लिखा है? यस मैम। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया है क्या? यस मैम। चलो, तो अब मैं चिकनी वाली का बताती हूँ। तो ये हमने देखी खुरदुरी। अब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है? तो देखो जो चिकनी वाली होती है ना, उसका जो सरफेस होता है या जो उसकी सतह होती है वो चिकनी होती है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब इसका यस मैम। कार्य क्या होता है? तो जो खुरदुरी वाली है वो प्रोटीन का
संश्लेषण कर रही थी और प्रोटीन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी पूरी कोशिका में। बट जो चिकनी वाली होती है वो क्या करती है बच्चों, वसा और लिपिड का संश्लेषण करती है। क्या करती है बच्चों, वसा और लिपिड लिपिड। का संश्लेषण करती है। कौन सी वाली, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं आ रहा, इसी वजह से। तो जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका रहती है उसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते और वो क्या कार्य करती है, वसा और लिपिड के अणुओं का संश्लेषण करती है। समझ में आ यस गया मैम। बच्चों। यस मैम। ओके, बस इतना सही था, अंतर्द्रव्य जालिका का दोनों समझ में आ गए। तो कोशिका में हमारे ये चिकनी और खुरदुरी दोनों तरीके की अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है। कोई आपसे पूछेगा चिकनी का कार्य क्या होता है तो क्या बताओगे बच्चों, कोशिका में दोनों तरह की अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है, चिकनी वाली और खुरदुरी वाली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कोई आपसे पूछेगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या करती है तो उसका कार्य क्या बताओगे, वसा और लिपिड का संश्लेषण। वसा और लिपिड का संश्लेषण। और खुरदुरी वाली का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। उसका पूरे कोशिका में आदान प्रदान। ठीक है, कोशिका के अंगक के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं गोल्जी उपकरण। क्या बोलते हैं, गोल्जी उपकरण। पढ़ाई। अच्छा तो बताओ बच्चों मुझे गोल्जी उपकरण क्या होता है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, मुझे बताओ थोड़ा उसके बारे में। मैम प्रोटीन स्टोर करता है। क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है गोल्जी उपकरण। गुड। और क्या जानते हो इसके बारे में। तो गोल्जी उपकरण क्या होता है, ये भी एक संरचना होती है, एक पैकेट के समान संरचनाएं होती है जो कि किससे जुड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी अंतर्द्रव्य जालिका से। ठीक है, कैसा होता है ना, देखो कोशिका के अंदर अब मैं फिर से बता देती हूँ, ये है हमारी अंतर्द्रव्य जालिका, ये जो नलिका समान संरचनाएं हैं। तो ये इस तरीके की गोल गोल संरचनाएं होती है, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका के संपर्क में रहती है। यस तो देखो होता क्या है, ये जो अंतर्द्रव्य जालिका के आसपास ना ऐसे छोटे छोटे पैकेट के समान संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी उपकरण। इसको सबसे पहले किन्होंने देखा था पता है, कैमिलियो गोल्गी। किसने देखा था, कैमिलियो गोल्जी। ये एक वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर हम इसको गोल्जी उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो होता क्या है ना कि अब इसका हम देखते हैं, ये जो गोल्जी उपकरण है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका के संपर्क में रहते हैं। होता क्या है कि जब जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका जो प्रोटीन का निर्माण करती है ना, तो वो क्या करती है, इस प्रोटीन का निर्माण करने के बाद में उस प्रोटीन को इन गोल्जी उपकरणों के पास भेज देती है। क्या करती है, गोल्जी उपकरणों के पास भेज देती है। हाँ, तो होता क्या है, ये गोल्जी उपकरण उस प्रोटीन की पैकिंग करते हैं। जैसे फैक्ट्री में होता है ना कि पहले एक चीज बनाई जाती है, फिर उसको पैकेट्स में भरा जाता है, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सेम वैसी प्रोसेस कोशिका के अंदर होती है। जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है और संश्लेषण करने के बाद में उनको ये गोल्जी उपकरणों के पास में भेज देती है। और ये गोल्जी उपकरण उस प्रोटीन की पैकिंग करते हैं और उसके बाद उसको कोशिका द्रव्य के भिन्न भिन्न स्थानों में पहुंचा दिया जाता है। समझ में आ गया इसका कार्य। यस मैम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले जो प्रोटीन है उनको संचित करके रखते हैं, उनकी पैकिंग करते हैं और उसको कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। इसका इस तरीके से थोड़ा चित्र बना लो ताकि तुम्हें याद रहे। ये वाले जो गोल गोल है ये गोल्जी उपकरण है। क्या है, गोल्जी उपकरण। किसने देखा था सबसे पहले गोल्जी उपकरण, कौन से वैज्ञानिक ने, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, ठीक है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। बताओ बच्चों लाइसोसोम के बारे में क्या जानते हो जिन्होंने पढ़ रखा है। मैम इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं, वेरी गुड। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसको क्यों बोलते हैं आत्महत्या की थैली। तो देखो लाइसोसोम क्या होता है, किसी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऐसे झिल्ली से घिरे हुए छोटे छोटे कोशिका अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं। इनका कार्य ये होता है पता है बच्चों, इनके अंदर पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, पाचन एंजाइम। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर ये कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम्स रहते हैं इनके अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है अब ये बताइए आप। मैम खाने को पचाना। पाचक मतलब यही है, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना या पचाना।
आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं इसको, आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं? तो होता क्या है ना कि लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर आपकी कोशिका के अंदर सपोज कीजिए कोई ये कोशिका है, इसके अंदर कोई बाहरी पदार्थ आ जाए, सपोज कोई बैक्टीरिया आ गया इसके अंदर, या और भी कोई बाहरी पदार्थ आ गया आपकी कोशिका के अंदर, तो क्या होता है ना बच्चों, लाइसोसोम क्या करता है, उसको अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि वो हमारी सेल का दुश्मन है ना। हमारी सेल के अंदर बैक्टीरिया आएगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो होता क्या है ना कि अगर कोई बाहरी पदार्थ, या फिर कोई बैक्टीरिया, या जिसको हमको कह सकते हैं कोई भी चीज जो कोशिका के लिए अच्छी नहीं है, और वो जो नहीं चाहती कोशिका उसको अपने अंदर, तो क्या करता है लाइसोसोम्स, क्या करते हैं पता है, उसको अपने अंदर ले लेते हैं। सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इसको अपने अंदर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम्स है। पाचक का मतलब समझते हो? वो क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसका पाचन कर लेते हैं, ताकि कोशिका को उस बैक्टीरिया की वजह से कोई नुकसान ना हो। समझ में आई बच्चों बात? यस मैम। हाँ, तो ये लाइसोसोम के अंदर जो पाए जाने वाले पाचक एंजाइम्स है, वो इस तरीके के कोई भी बाहरी पदार्थ या बैक्टीरिया जो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसको अपने अंदर ले लेते हैं और उनका पाचन कर लेते हैं। किसकी मदद से? इन पाचक एंजाइम्स की मदद से। ठीक है बच्चों? यस मैम। हाँ, तो फिर अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोलने लगे फिर हम लोग? ये तो कोशिका की मदद कर रहा है। बताओ, कोई किसी को पता है? नो मैम। तो देखो होता क्या है ना बच्चों, कि सपोज मतलब क्या होता है, सब फॉर एग्जाम्पल कभी क्या हुआ, कोई कोशिका है जो कि टूट फूट गई है, यानी उसका सही से पोषण नहीं मिला, या फिर वो बहुत पुरानी हो गई है, या फिर उसकी है ना, एक तरीके से समझ लो कि अब कैसे बोल सकते हैं हम, कि उसमें कोई टूट फूट है सपोज, और अब वो ठीक नहीं हो सकती, मतलब वो बहुत बूढ़ी हो गई है, या समझ लो अब उसको वो विभाजन नहीं कर सकती, और अब उसका कोई काम नहीं है कोशिका के अंदर, उसमें कोई किसी वजह से कोई मतलब कहना चाहिए वो टूट फूट हो गई है अब उसमें, ठीक है। तो होता क्या है, ऐसी परिस्थिति में ये लाइसोसोम क्या करते हैं, फट जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बढ़ लाइसोसोम्स जाती फट है। जाते हैं। तो होता क्या है, इनके फटने से होता क्या है कि इनके अंदर पाए जाने वाले जो पाचक एंजाइम्स है, वो कोशिका के, अब ये फट जाएंगे तो ये पाचक एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे लाइसोसोम से, और क्या होगा, वो अपनी कोशिका को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, उस कोशिका को ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, और कोशिका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। समझ गई वाली बात? मैम रिपीट कर दीजिए। हाँ, देखो होता क्या है, सपोज कोई कोशिका है जो कि बहुत वृद्ध हो गई है, यानी अब उसकी उम्र हो गई है, वो बहुत पुरानी हो गई है, और मैम आपकी आवाज स्लो आ रही। हाँ, तो देखो होता क्या है ना कि सपोज कोई कोशिका है बच्चों जो कि बहुत पुरानी हो गई है, या फिर उसमें कुछ ऐसी टूट फूट हो गई है कि जो अब ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, और उसमें कुछ मैम। ऐसा किसी, उसको सही से पोषण नहीं मिल पाया, या कोई भी कारण हो सकता है। क्या हुआ, बोलो? यस मैम। हाँ, तो होता क्या है कि कोशिका में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब उसका मतलब जीवित रहना किसी काम का नहीं है, मतलब अब वो कोशिका किसी काम की नहीं बची है, तो होता क्या है ना कि ये जो लाइसोसोम्स रहते हैं, लाइसोसोम्स को वो स्थिति पता चल जाती है कि अब ये कोशिका को बचाना मुश्किल है, अब ये ठीक नहीं हो सकती, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं। क्या होता है? लाइसोसोम फट जाते हैं। तो लाइसोसोम्स के फटने से क्या होगा बच्चों, जो उसके अंदर पाए जाने वाले पाचक एंजाइम्स रहते हैं ना, वो रिलीज हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। अगर सपोज ये थैली है वो फट गई तो उसके अंदर का सारा सामान बाहर आ जाएगा। तो यस होता क्या है कि लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले पाचक एंजाइम्स ऐसी स्थिति में, मतलब जब कोशिका में टूट फूट हो गई है और जो मरम्मत नहीं हो सकती, तो ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं, फट जाते हैं, और इनके अंदर पाए जाने वाले जो पाचक एंजाइम्स है वो बाहर आ जाते हैं, और वो अपनी कोशिका को ही नष्ट, मतलब पाचन कर लेते हैं, उसको ही मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, उसका पाचन कर लेते हैं, मतलब अब कोशिका मर गई। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं, या फिर आत्महत्या की थैली बोलते हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? समझ में आया या नहीं, हाँ या नहीं बोलो? यस मैम। तो आप समझ आ गए इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? यस मैम।
क्योंकि जब कोशिका का स्वयं का ही एक अपनी ही कोशिका को मार दे रहे हैं, उसका ही पाचन कर ले रहे हैं, तो इसको आत्महत्या की थैली बोलेंगे ना। बट ये एक बुरी प्रक्रिया नहीं है, ये एक अच्छी प्रक्रिया है। क्योंकि अब सपोज कोई सेल अगर बहुत टूटी फूटी है, वृद्ध हो गई है, उसको विभाजन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसकी एक तरीके से हम कह लें अगर उसकी उम्र हो गई है, तो अब उसको रखने का क्या फायदा ना। ऐसी स्थिति में तो उसका पाचन करना ही सही है, क्योंकि हमारे शरीर में इस तरीके की कोशिकाओं को रखने का कोई फायदा नहीं है, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, अच्छा कुछ नहीं होगा। इस वजह से जो लाइसोसोम रहते हैं उनका पाचन कर लेते हैं। समझ में आई बात? यस मैम। है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलते हैं? मैम ये कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। वेरी वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह, या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, या इसको बिजली घर भी बोलते हैं। ये ऊर्जा ग्रह, बिजली घर, पावर हाउस, ये सब क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, बताओ मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। कोशिका में जितने भी मतलब हमारे शरीर में कार्य हो रहे हैं, सबके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? ऊर्जा की। अब आप बताओ, बिना ऊर्जा के आप कोई काम कर सकते हो क्या? नहीं मैम। नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है भाई। अब हमारे पास अगर ऊर्जा नहीं है तो हम अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। सही बात है। यस मैम। हाँ, तो होता क्या है ना, ये ऊर्जा जितनी भी एक शरीर के लिए, कोशिका के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ना इस तरीके की संरचना होती है, इसमें बहुत सारी झिल्ली, ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इस तरीके का चित्र बना लो इसका, इस तरीके से, इस तरीके से दिखता है। ये एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचनाएं होती हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है पता है बच्चों? जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा हमारे शरीर में किसके फॉर्म में, किस रूप में यूज की जाती है? एटीपी के रूप में। किसके रूप में बच्चों? एटीवी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? एटीपी। एटीवी। लिख लो ये वाली बात, भूल जाओगे नहीं तो। ऊर्जा की इकाई इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, तो एटीपी क्या होती है? ऊर्जा की इकाई होती है, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। होता क्या है ना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो इस तरीके की झिल्ली नुमा रचनाएं पाई जाती है ना, यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? एटीपी का। एटीपी। और एटीपी है ऊर्जा की इकाई, यानी शरीर को जितनी भी ऊर्जा है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है। तो इस वजह से चूंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, इस वजह से इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। समझ में आई बच्चों बात? यस मैम। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? नो मैम। अब मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? ऊर्जा का उत्पादन करना। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीवी के। हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछेगा आपके शरीर में ऊर्जा कहाँ से आती है, तो आप क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। और किसके रूप में आती है? एटीपी। एटीपी के रूप में। और एटीपी का पूरा नाम क्या है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बिल्कुल याद रखना, मैं आपसे पूछूंगी। अब मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाली हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। इतना तो सबको समझ में आ गया ना, किस तरीके की संरचना होती है? बस एक यस मैम। एक चीज ये हमेशा याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है जिसके पास उसका खुद का डीएनए होता है। क्या मैम? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास उसका स्वयं का डीएनए होता है। क्या होता है? स्वयं का डीएनए। डीएनए। इसके पहले आपने देखा क्या किसी कोशिकांग में मैंने बोला क्या उसके पास डीएनए है? सिवाय केंद्रक के। केंद्रक में तो होता ही है डीएनए, ये तो यस सबको मैम। पता है। पर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास स्वयं का डीएनए होता है। समझ गए बच्चों? यस मैम। ये बात हमेशा याद रखना। मैं आपसे आगे जाके पूछूंगी ऐसे कौन कौन से कोशिकांग है जिनके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है। एक तो आपको पता है केंद्रक में तो होता ही है डीएनए, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है बच्चों? यस मैम।
ये चीज याद रखोगे? ओके मैम। ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से कोशिका पढ़े थे? सबसे पहले हमने पढ़ा अंतर्द्रव्यी जालिका, उसमें हमने पढ़ा चिकनी और खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। उसके बाद में बच्चों हमने पढ़ा गोल्जी उपकरण, ठीक है। उसके यस बाद मैम। हमने पढ़ा लाइसोसोम, और अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यस मैम। ये सब याद रखना, इनके एक एक दो दो बहुत आसान से कार्य हैं, ये याद रखोगे? यस मैम।